1797 किलोमीटर दूर अयोध्या। सोचिए कि अगर कर्नाटक के एक शहर में आपको ऐसा माइलस्टोन देखने को मिले तो आप क्या सोचेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि राम मंदिर का असर उस ओर भी पहुंच गया जहां मोदी कल जाने वाले हैं। दक्षिण में भी राम लहर का असर दिख रहा है। मोदी कल और परसों 2 दिन दक्षिण के दौरे पर रहेंगे। पहले आंध्र प्रदेश और उसके बाद केरल जाएंगे। मोदी 300 सीट तो ले आते हैं, लेकिन 24 में 400 के लिए अगली 100 सीट कहां से मिलेगी? सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली टू लखनऊ बीजेपी इलेक्शन मोड में है। दीवार पर कहीं कमल बन रहा है तो कहीं 400 सीट वाला स्लोगन लिखा जा रहा है। यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इन तस्वीरों से आपको समझ आया? अगर नहीं समझ पाए तो जान लीजिए कि ये बीजेपी का कैंपेन नहीं है, बीजेपी का विस्तारक प्लान एक्टिव हो चुका है। अब आप एक और तस्वीर देखिए। कर्नाटक के हुबली में माइलस्टोन की पूजा हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल खड़े हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पर लिखा क्या है। लिखा है अयोध्या 1797 किलोमीटर। बोर्ड भी लगाया है, इस पर भी अयोध्या और हुबली के बीच की दूरी दिखाई जा रही है। इन तस्वीरों का क्या मतलब समझे आप? ये अवध और अयोध्या पॉलिटिक्स की रेंज है, जो यूपी के अयोध्या से निकलकर 1797 किलोमीटर दूर हुबली तक जा रही है। बीजेपी 2024 में 400 कहां से जोड़ेगी? कौन कौन से स्टेट पर बीजेपी फोकस कर रही है? बीजेपी की विस्तारक योजना क्या है? इसे समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि कौन बीजेपी को वोट नहीं देता, कहां मोदी को वोट नहीं मिलता, या कहां मोदी की सीटें कम आती हैं। 2019 में मोदी के नाम पर 38% वोट पड़े। मतलब यह कि 62% वोट 2019 में मोदी को नहीं मिले, और बीजेपी का टारगेट 400 प्लस का है। इसके लिए मोदी को 51% वोट चाहिए। मतलब ये कि मोदी को 13% वोट बीजेपी के लिए और जोड़ना है। 2024 के लिए जो मोदी हटाओ मोर्चा बना है वो इसी 62% वाले फॉर्मूले से बना है। मोदी विरोधियों का टारगेट भी यही वोट है, और मोदी भी इसी 62% को अपने साथ जोड़ रहे हैं। इस वक्त भी मोदी की पार्टी का देश के 9 राज्यों में 0% स्ट्राइक रेट है। इन सभी राज्यों में कुल 90 लोकसभा सीटें हैं। इनमें ज्यादातर पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्य हैं। मोदी को यहां 0 से 100 की स्पीड पकड़नी है। इसी तरह 50%, 40% स्ट्राइक रेट की रेंज में ऐसे 7 राज्य हैं जहां लोकसभा की कुल 103 सीटें हैं, और यहां भी मोदी को अपनी पार्टी का स्पीडोमीटर 100 तक पहुंचाना है। 80 प्लस से लेके 90 प्लस वाली स्ट्राइक रेंज में 7 राज्यों की कुल 224 सीटें हैं। इसमें यूपी से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी जैसे राज्य शामिल हैं। मोदी को 24 में इन सभी 7 राज्यों में बीजेपी की रेंज 100 तक पहुंचानी है। हालांकि 19 में मोदी ने 8 राज्यों में क्लीन स्वीप भी किया। भाजपा ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह से भगवा कर दिया। इन राज्यों में मोदी के नाम पर 50% से ज्यादा वोट पड़े, यानी मोदी की लड़ाई दोनों फ्रंट पर है। मोदी को क्लीन स्वीप वाले स्टेट में वोट को बचाना भी है, तो स्ट्राइक रेट कम है वहां वोट को बढ़ाना भी है। अभी जनवरी का आधा महीना भी नहीं बीता और मोदी ने पूरे भारत को कवर करना शुरू कर दिया है। मोदी की टीम इलेक्शन मोड में है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक काम चल रहा है, और बीजेपी के इस सीट विस्तारक प्लान को मोदी ही लीड कर रहे हैं। ये समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री के पिछले 15 दिनों के टाइम टेबल को समझना होगा। 2 जनवरी से 3 जनवरी के बीच दक्षिण के 3 राज्यों का दौरा किया। मोदी ने केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा किया। दक्षिण में मोदी ने 39 घंटे बिताए, 4 स्पीच दी, 2 रोड शोज किए। कुल मिलाकर मोदी 15 अलग अलग एंगेजमेंट्स में व्यस्त रहे, जिसमें पब्लिक प्रोग्राम, रोड शोज,
साइट इंस्पेक्शन, रिव्यू मीटिंग्स, सब कुछ था। इसके बाद 5 से 7 दिसंबर तक मोदी राजस्थान में रहे। यहां मोदी संगठन और पब्लिक इवेंट में शामिल हुए। अमित शाह के साथ चुनाव का पूरा प्लान बनाया, क्या करना है क्या नहीं करना है सब समझाया। 8 से 10 जनवरी तक मोदी गुजरात में रहे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल हुए। यहां मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ रोड शो किया। 2024 में मुसलमानों को मोदी ने अपना मैसेज दिया। मोदी विरोधियों के नैरेटिव को फेल कर दिया। 12 जनवरी को मोदी महाराष्ट्र पहुंचे, जहां देश के सबसे लंबे अटल सेतु का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र दौरे पर मोदी ने रैली भी की और नासिक के कालाराम मंदिर में सफाई और पूजा पाठ भी किया। 14 जनवरी को मोदी ने कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं किया, लेकिन पीएम आवास में गाय को चारा खिलाकर और दिल्ली में पोंगल के इवेंट में शामिल होकर मोदी ने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया। मोदी ग्राउंड लीडर, वो चुनाव जीतने के लिए ग्राउंड पर फोकस करते हैं, इसीलिए वो जनता के बीच जाते हैं। जबकि मोदी को काउंटर करने के लिए राहुल कभी बस में बैठ जाते हैं तो कभी पैदल नजर आते हैं। राहुल कंफ्यूज नजर आते हैं, लेकिन मोदी का टारगेट एकदम क्लियर है। उसके बाद यात्रा तो कभी दूसरी मुसलमान जोड़ो यात्रा निकल रही है कल से, उसमें काफी बिजी होंगे। इस सब का देखिए लबोलुआब यही है कि ये लोग आपस में अहंकार इतना ज्यादा है और एक दूसरे को निपटाने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि ये साथ आ ही नहीं सकते। कि ये बिल्कुल दो ध्रुवीय चुनाव है। एक ध्रुव है राष्ट्रवादियों का जो देश को आगे ले जाने की सोचता है, दूसरा ध्रुव है जो अपने ऊपर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप झेल झेल के बिल्कुल ढीठ हो चुका है और अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक कोई भी समझौता करने को तैयार है। तो देश की जनता को तय करना है कि वो किस ध्रुव को चुनेगी। और हालिया ट्रेंड देखते हुए तो ये तो साफ ही लग रहा है ना। आप ये देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि पिछले 20 साल में आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां कांग्रेस ने लगातार दोबारा जीत हासिल की। एक राज्य नहीं मिलेगा आपको पिछले 23 साल में। 16 जनवरी को मोदी आंध्र प्रदेश जाएंगे और 17 जनवरी को केरल के दौरे पर रहेंगे। दक्षिण के 2 राज्यों में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री केरल के गुरुवयूर मंदिर और त्रिपुरार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। दक्षिण के बाद मोदी उत्तर प्रदेश आएंगे। 25 जनवरी को अलीगढ़ में पब्लिक के बीच मोदी का मेगा शो होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनावी शंखनाद होगा। इसके बाद मोदी का अगला डेस्टिनेशन 27 जनवरी को बिहार होगा। मतलब समझे आप, मोदी ने 400 सीट के टारगेट को अचीव करने के लिए कौन सा प्लान बनाया है। मोदी की लड़ाई लक्षद्वीप जैसे राज्य को जीतने की भी है और गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में एक भी सीट ना हारने की भी है। इसीलिए मोदी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबको कवर कर रहे हैं। मोदी का चुनाव जनवरी से ही फुल स्पीड में चल रहा है। जो लोग पूछते हैं कि मोदी 400 सीट कहां से लाएंगे, उन्हें मोदी के वर्किंग स्टाइल को समझना चाहिए। 400 वाली कैलकुलेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव को लेकर सिर्फ मोदी ही एक्टिव हैं। मोदी की टीम ग्राउंड पर पिछले 1 साल से काम कर रही है। दिल्ली में जेपी नड्डा ने किया, जिस वॉल पेंटिंग अभियान को रीलॉन्च किया, ये काम पिछले अप्रैल से चल रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता दीवार से दिल तक का रास्ता बना रहे हैं। मतलब ये कि मोदी और उनकी पार्टी हर जगह से वोट जोड़ रही है, जबकि विरोधी अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर ही फंसे हुए हैं। 51% वोट के लिए बीजेपी एक साथ कई आउटरीच प्रोग्राम चला रही है। 80% सनातन वोटर्स के लिए बीजेपी के पास राम मंदिर का प्रोजेक्ट है। दलितों को जोड़ने के लिए झाड़ू और सफाई का काम भी हो रहा है। पसमानदा सम्मेलन का एक्सटेंड वर्जन शुक्रिया मोदी भाईजान का भी लॉन्च हो चुका है। बीजेपी काशी में तमिल समागम भी करवा चुकी है
उत्तर दक्षिण को जोड़ रही है। लेकिन टारगेट बड़ा है। बड़े टारगेट के लिए ग्राउंड मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट के फॉर्मूले पर बढ़ रही है। इस मैनेजमेंट की सबसे मजबूत कड़ी बीजेपी विस्तारक है। इस योजना को दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 1 साल से बीजेपी की 3000 विस्तारकों की आर्मी एक्टिव है। 1 साल से ये विस्तारक ग्रास रूट लेवल पर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। इनका काम लोगों से बातचीत करना और बीजेपी की विचारधारा को मजबूत करना होता है। इसके अलावा विस्तारक अपने एरिया में सोशल हार्मनी वाले प्रोग्राम करते हैं, पार्टी से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हैं, स्टेट और सेंटर की सोशल वेलफेयर स्कीम को लोगों तक पहुंचाते हैं। विस्तारक बीजेपी के इलेक्शन प्लान का सबसे मजबूत पिलर है। इसी पिलर की वजह से बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार विक्ट्री मिली, तो वहीं तेलंगाना में बीजेपी का वोट बैंक और सीटें बढ़ी। पिछले 1 साल से विस्तारक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट हर महीने प्रदेश मुख्यालय को भेजते हैं। इसी के हिसाब से बीजेपी अपना चुनावी प्लान बनाती है, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार करती है। इनके कामकाज में कोई भी लोकल लीडर दखल नहीं दे सकता। विस्तारक सीधे प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर काम करते हैं। विस्तारक विपक्षी दलों की रणनीति पर भी नजर रखते हैं। पार्टी में गुटबाजी ना हो इसका भी खास ख्याल रखते हैं। पोटेंशियल कैंडिडेट्स पर भी ये लोग अपनी पूरी नजर रखते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि बीजेपी इलेक्शन मशीन है, उसे चुनाव लड़ना और जीतना आता है, विस्तारक बीजेपी के इस चुनावी मशीन की बैकबोन है। विस्तारक वो लोग बनते हैं जो लंबे समय से आरएसएस या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। 8 राज्यों में बीजेपी की पूरी सीटें हैं। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी फिर से 19 वाला विनिंग फॉर्मूला ही रिपीट करेगी। लेकिन जहां सीटें बढ़ानी है, वहां विस्तारकों की रिपोर्ट बीजेपी के काम आएगी। 13% वोट बीजेपी इन्हीं विस्तारकों की मदद से अचीव करेगी। अब यह भी जान लीजिए कि विस्तारकों की रिपोर्ट के बाद बीजेपी कहां-कहां अपनी सीट और वोट शेयर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वैसे तो बीजेपी हर स्टेट पर पूरा फोकस कर रही है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां बीजेपी को ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा। यूपी में बीजेपी प्लस के पास इस वक्त 66 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 80 में से 73 सीटें मिली। 14 में वोट शेयर 43.64% का था, लेकिन 19 में वोट शेयर 51.19% था। अब बीजेपी राम मंदिर प्रोजेक्ट से हिंदू वोटर को जोड़ेगी। इसके साथ ही शुक्रिया मोदी भाईजान जैसे प्रोग्राम चलाकर मुसलमानों का भी वोट बटोरेगी। वोट शेयर के साथ साथ बीजेपी यहां अपनी सीट बढ़ा सकती है। सारे सर्वे यही बता रहे हैं कि बीजेपी की यूपी में 10 से 15 सीट बढ़ने वाली है। ऐसे ही अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में लोकसभा की कुल सीट 42 है। बीजेपी के पास 18 सीट है और 40.7% वोट है। ममता की पार्टी के पास 22 सीट है और 43.3% वोट है। बंगाल में अमित शाह का टारगेट 35 सीट जीतने का है। बंगाल में ममता कांग्रेस और लेफ्ट सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फंसी हुई है, जबकि बीजेपी का प्लान एक्टिव हो चुका है। 27 दिसंबर को अमित शाह ने बंगाल में रैली करके चुनावी शंखनाद किया। 31 दिसंबर को 15 सदस्य चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया। बंगाल में 35 सीट के लिए बीजेपी को 50% वोट चाहिए, क्योंकि 2004 में वाम दलों के गठबंधन को 50% वोट मिले थे, तो सीटों का आंकड़ा 35 पर था। मतलब बीजेपी को यहां 10 से 15% वोट जुटाना है। बिहार में इस बार पूरा सीन बदल गया है। बीजेपी के साथ गठबंधन में 16 सीट जीतने वाले नीतीश पलटी मार चुके हैं।
मोदी को यहां महागठबंधन से चुनौती मिल सकती है। बिहार में 24 के लिए बीजेपी 14 वाले फॉर्मूले पर चलेगी। 2014 में बिहार में बीजेपी ने एलजेपी और कुशवाहा के आरएलएसपी के साथ चुनाव लड़ा था। पार्टियों के लिहाज से समीकरण ठीक वैसा ही है। 2014 में बीजेपी को 29.40% वोट और 22 सीटें मिली थी। सहयोगियों को जोड़ दें तो सीटों का नंबर 31 और कुल जमा वोट 38.8% हो जाता है। बिहार में करीब 82% हिंदू और 17% मुसलमान हैं। बाकी 1% दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं। बिहार में माता सीता का जन्म स्थान सीतामढ़ी भी है। ऐसे में बीजेपी अगर यहां राम का नाम, मोदी का चेहरा और मोदी के काम पर वोट को कंसोलिडेट करती है तो वोट शेयर आसानी से 50% के पार चला जाएगा। पंजाब में लोकसभा की कुल सीट 13 है। बीजेपी के पास 2 सीट है और 9.63% वोट है। यहां बीजेपी के पास खोने से ज्यादा पाने वाली कंडीशन है। बीजेपी पंजाब में बाहरी और हिंदू वोटर्स टारगेट पर ले रही है। जालंधर, लुधियाना, मोहाली और पठानकोट जैसे इलाकों में दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की आबादी ज्यादा है। तमिलनाडु वाले स्टालिन ने ही सनातन को डेंगू मलेरिया बताया था। बीजेपी यहां सनातन वाले फॉर्मूले से ही आएगी। काशी तमिल समागम और संसद में तमिलनाडु के चोल राजाओं की सत्ता के प्रतीक को संसद में जगह देकर मोदी ने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया है। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और धनुष अयोध्या जाएंगे तो उनके फैंस का वोट मोदी को मिल सकता है।